बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तक हम अस्थमा की पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल पिक्चर्स और इन्वेस्टिगेशंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है। अस्थमा में हम लोग स्टेप वाइज ट्रीटमेंट पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। स्टेप वन क्या है, इसमें स्टेप वन इज़ फॉर माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा। स्टार्ट हम करते हैं ओकेजनल यूज़, ठीक है, मतलब कभी कभी जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो तब वो क्या यूज़ करेगा, इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट, साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटिरोल, टेब्यूटालाइन। जो ज़्यादा कॉमन है वो है साल्ब्यूटामोल, वेंटोलिन के नाम से जो आता है। तो स्टेप वन है ओकेजनल यूज़ ऑफ इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट लाइक साल्ब्यूटामोल। स्टेप टू में क्या है कि रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी। स्टेप टू इज़ रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी। इसमें होता क्या है स्टेप टू में, इसमें हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ऐड कर देते हैं, लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि किस लेवल पे, किस पॉइंट पे कौन से सिम्टम्स आए, क्या क्राइटेरिया है कि हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए 4 अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया टू ऐड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स विद शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्राइटेरिया, कि इसमें ना आपने 1 वीक के लिए पेशेंट को असेस करना होता है। 1 वीक में फिर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स 1 वीक में कितनी मरतबा हुए हैं, हाउ मैनी टाइम्स पेशेंट रिपोर्ट द सिम्टम्स। अगर वो 3 टाइम्स और मोर है इन अ वीक और सिम्टम्स की वजह से उसने वीक में 3 मरतबा इन्हेलर भी इस्तेमाल किया, इनहेल शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट उसने यूज़ किया है, और दूसरा वीक में 1 मरतबा वो रात के वक्त उसकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं 1 वीक असेसमेंट टू ऐड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स इन द थेरेपी ऑफ द पेशेंट। और एक और पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि पेशेंट को लास्ट 2 ईयर्स में 1 मरतबा एक्सरबेशन हुई हो अस्थमा की। These 4 points are the indications to add inhaled corticosteroids. एक तो दोबारा बात कर लेते हैं। Exacerbation of asthma in last 2 years, patient reports symptoms 3 times a week or more, use of inhaled short-acting beta-2 agonist 3 times a week or more, and patient is awakened by symptoms at least 1 night per week. तो अब आपने क्या ऐड कर दिए, इनहेल्ड लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। लो डोज होती है 400 माइक्रोग्राम, और हम क्या ऐड करते हैं, बेक्लोमेथासोन। दिस इज़ द रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी। स्टेप 3, अगर पेशेंट का पुअर सिम्टम कंट्रोल है स्टेप 2 तक, मतलब आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट के साथ लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे दिया पेशेंट को, स्टिल पुअर कंट्रोल है, तो फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। इसमें हम ऐड ऑन थेरेपी, इसमें ऐड ऑन का मतलब है अब हम एक थर्ड ड्रग इसमें ऐड कर रहे हैं, थर्ड ड्रग, और वो कौन सी होती है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। आपको पता है उसके नाम आपको आने चाहिए, साल्मीटिरोल है, फॉर्मोटिरोल है। और एक और काम हम करते हैं, हम इसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज भी बढ़ा देते हैं। रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी में तो लो डोज थी 400 माइक्रोग्राम, इसमें हम मीडियम डोज कर देते हैं, डबल 800 माइक्रोग्राम। दिस इज स्टेप 3, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट एंड मीडियम डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फिर नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप अगेन वही बात है कि सिम्टम कंट्रोल पुअर है, तो फिर हम फोर्थ ड्रग ऐड करते हैं। फोर्थ ड्रग कौन सी हो सकती है, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हम पेशेंट टू पेशेंट ये जो है ड्रग की चॉइस वेरी करती है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट ऐड कर सकते हैं हम, लॉन्ग एक्टिंग मस्करैनिक एंटागनिस्ट विच इज़ टाइट्रोपियम, एक्लिडीनियम वो ऐड कर सकते हैं, या फिर थियोफाइलिन। इन तीनों में से हमने कोई एक फोर्थ ड्रग सेलेक्ट करनी है जो कि हम ऐड करेंगे एड ऑन थेरेपी के अंदर। तो ये हमारा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 तक पेशेंट ओके है तो हम ट्रीटमेंट यही रखेंगे, लेकिन स्टिल अगर पुअर कंट्रोल है तो फिर हम स्टेप 5 की तरफ जाएंगे, दैट इज़ टू इंक्रीज द डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हमने स्टेप 4 तक जो डोज थी वो 800 माइक्रोग्राम की बात की है, इसमें हम 2000 माइक्रोग्राम कर देंगे। जस्ट दिस इज़ द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन द स्टेप 5 कि आपने
इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज बढ़ा दी, 2000 माइक्रोग्राम कर दी। स्टेप सिक्स होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं और अब आपको कॉन्टिन्यूस या फ्रीक्वेंट ओरल स्टीरॉइड्स उसके प्रेस्क्रिप्शन में ऐड करने पड़ेंगे। ओरल प्रेडनिसोलोन हम जब स्टार्ट करते हैं सिंगल डेली डोज इन द मॉर्निंग 20 to 40 mg स्टार्ट की जाती है, और पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे होते हैं ना फॉर एटलीस्ट 3 months, तो उनको हम ओस्टियोपोरोसिस का प्रोफाइलेक्सिस भी दे देते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स की वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के करते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन फॉर्मेशन कम हो जाती है, तो बोन्स पोरस हो जाती हैं। दिस इज़ द रीज़न ओस्टियोपोरोसिस और फिर फ्रैक्चर्स का रिस्क है। तो हम ऐसे पेशेंट को जिनको 3 months से ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी रिक्वायर है, उनको हम प्रोफाइलेक्सिस देते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। बिसफॉस्फोनेट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। उसके बाद एक लास्ट बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास दो इसमें ऑप्शन है, ओमेलिजुमैब और मेपोलिजुमैब। एंटीबॉडीज़ देते कब हैं? ये कोई रूटीनली यूज्ड थेरेपी नहीं है, ये तब देते हैं जब ये बिल्कुल लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा में, जब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड लेस देन 60% हो। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना दैट इज़ 80 to 100%। अगर ये 60% से कम है तब हम ऐड करते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ में आपको अस्थमा का मैकेनिज्म और पैथोफिजियोलॉजी अगर याद है तो ये बहुत आसान सी बात हो जाएगी। और मैलिजुमैब क्या करती है, एटॉपिक फिनोटाइप वालों को हम देते हैं, और एटॉपिक का मतलब है प्रोपेंसिटी टू प्रोड्यूस IgE इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन। तो मतलब ये वाली जो एंटीबॉडी है ना, दिस विल बी एंटी IgE एंटीबॉडी, तो ये हम देते हैं एटॉपिक फिनोटाइप में। फिर मेपोलिजुमैब हम किन लोगों में देते हैं, जिनमें कौन सा वेरिएंट और डिजीज़ का इयोसिनोफिलिक मीडिएटेड डिजीज़। अब दोबारा हम रिकॉल करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा को। एस्थमा में क्या होता है कि जो CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर 2 सेल्स होते हैं ना, दे सिक्रेट साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। उनमें से जो इंटरल्यूकिन 5 है ना, उसका काम था इयोसिनोफिल्स को एक्टिवेट करना। अब ये जो मेपोलिजुमैब एंटीबॉडी है ना, ये क्या काम करती है, इंटरल्यूकिन 5 की जो बाइंडिंग है ऑन द रिसेप्टर्स ऑफ इयोसिनोफिल्स उसको ब्लॉक कर देती है इनडायरेक्टली, या इन शॉर्ट ये इयोसिनोफिल्स की एक्टिवेशन को इनहिबिट करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉनिक मैनेजमेंट और मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ एस्थमा। अभी हमने बात करनी है एक्सरसरबेशन ऑफ एस्थमा की और उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।